सैलरीज एंड वेजेस या पेरोल वाला एरिया जो होता है वो ऑडिट टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एरर कर रहे होते हैं, रिकॉन्सिलेशन सही से नहीं बन पा रही होती, कंप्यूटेशन सही से चेक नहीं हो पा रही होती। क्या क्या इसमें की स्टेप्स होंगे, किस तरह से हम ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करेंगे, आप इस ट्यूटोरियल में कॉम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आई वेलकम यू ऑल। सैलरीज या पेरोल के एरिया में हम ये देखेंगे कि हमारे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे और हम रिकॉन्सिलेशन को भी देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चाहूँ कि ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है, जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें काफ़ी एरर्स होती हैं। तो स्टार्ट में ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या की स्टेप्स होंगे ताकि ये एरिया हमारे कंट्रोल में रहे और हम इसको अच्छे तरीके से कंक्लूड कर पाएँ। ठीक है जी। सबसे पहले हम इन वर्किंग्स पे बाद में आते हैं और अपने स्टेप्स पे जाते हैं कि हमारे क्या की ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे। इस वर्किंग पेपर का क्या पर्पस है? ऑब्वियसली कि भाई हमारा जो पेरोल एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, वो मटेरियली मिस्टेटेड है या नहीं है। ठीक है। एंड कंक्लूड करेंगे कि ये अकाउंट बैलेंस पेरोल एक्सपेंस का, सैलरीज का जो अकाउंट बैलेंस है वो फेयरली स्टेटेड है या नहीं है। उसके लिए क्या की ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम कंपनी से, मैनेजमेंट से पेरोल रजिस्टर लेंगे। पेरोल रजिस्टर क्या होता है? जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आ रही होती हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड ऑल दैट, नेट पे कितनी है, ग्रॉस कितनी है, ये सारी उसमें कैलकुलेशन आ रही होती हैं। देन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लेंगे, लीव रजिस्टर लेंगे फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। अभी ये मंथ एक्चुअली हम लास्ट मंथ लेते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का होता है। ठीक है। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम पेरोल रजिस्टर को रिव्यू करेंगे कि जो इसमें सैलरी की कैलकुलेशन हुई है या सैलरी डिस्पर्स हो रही है, क्या वो एक्यूरेट है, ठीक है वो, और जो बैंक एडवाइस है उसके मुताबिक सैलरी डिस्पर्समेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अभी बैंक एडवाइस क्या होती है? एक्चुअली ये एक एडवाइस होती है बैंक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बैंक को, कि आप अपने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़, ये उनका डेटा है और उनको सैलरीज दे दें। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। थर्ड नंबर पे क्या है जी, हम सैम्पल बेस पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को और उनकी जो सैलरीज हैं उनको ट्रेस करेंगे सैलरी स्लिप से। जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो सैलरी स्लिप भी उसको दी जाती है। ठीक है। या कंपनी अपने पास मेंटेन कर रही होती है, तो हम वहाँ से भी इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फोर्थ हमारा यहाँ पे प्रोसीजर होगा कि हम अटेंडेंस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस को ट्रेस करेंगे, लीव डिटेल्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि उसके पास कितना लीव्स का बैलेंस अवेलेबल है, ताकि हमें पता चल सके जो सैलरीज़ हैं वो करेक्ट डिस्पर्स हुई हैं। ठीक है। और वेरीफाई भी कर लेंगे। राइट। फिफ्थ प्रोसीजर हमारा होगा, हम यहाँ पे हेड काउंट रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे और लिस्ट ऑफ ज्वाइनर्स एंड लीवर्स भी लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, ये लिस्ट ऑफ ज्वाइनर्स लीवर्स के बारे में आपको बताता जाऊँ कि जब भी आप सैलरीज वाले पोर्शन पे जाएं, वहाँ पे आपने कंपनी की जो अपर मैनेजमेंट है उनकी भी डिटेल्स लेना होती है, लिस्ट लेना होती है। और ड्यूरिंग द ईयर जो लोग न्यू आए हैं उनकी लिस्ट भी आपने लेना है, साइन स्टैम्प करवाने हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे आपने रखना है। एंड जो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया है वो भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सिक्स नंबर पे हम क्या करेंगे, ज्वाइनीज़ एंड जो रिज़ाइनीज़ हैं वो हम सैम्पल सिलेक्ट करेंगे, और जो सैम्पल हम सिलेक्ट करेंगे उनके ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल एक एक चीज़ उसमें चेक कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल उनके एग्रीमेंट्स, जो अगर उन्होंने ज्वाइन किया है, क्या उनके सैलरी पैकेजेस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं क्या उनकी सेटलमेंट ठीक हुई है या नहीं हुई, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस एरिया। सातवां पॉइंट हमारा ये होगा कि एक्चुअली हम इसके ऊपर आज ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे कि क्या है जी, डिटरमिन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड कंपेयर विद द अमाउंट रिकॉर्डेड। हम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ड्रॉ कर रहे होंगे कि पूरे साल का हमारा सैलरी एक्सपेंस कितना बनता है, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर जो मैनेजमेंट ने हमें ट्रायल बैलेंस दी है उसकी फिगर के साथ कंपेयर करेंगे, देख लेंगे कि जो डिफरेंस आता है वो मटेरियल है या इमटेरियल है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। और लास्ट में अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट तो सभी छोड़ देते हैं, ये इसको करते ही नहीं है। जब मैनेजर रिव्यू करने आता तो फिर पता चलता है ओ ये तो काम किया ही नहीं। एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है ग्रेजुटी की और लीव इनकैशमेंट एक्सपेंस की। इसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को एनुअल लीव्स होती हैं, अलॉट होती हैं, वो लीव्स नहीं करते। 5 साल की उनके पास इकट्ठी लीव्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो लीव्स के बदले में जब छोड़ के जाना चाहें या कंपनी में रहते हुए भी वो क्या है, उन लीव्स के बदले पैसे ले सकते हैं, सैलरी क्लेम कर सकते हैं। तो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन और ग्रेजुटी
एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के साथ 5 साल, 10 साल, 8 साल, 3 साल जितना टाइम गुजारते हैं उस हिसाब से उनको ग्रेजुटी भी दी जाती है। अभी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में आपको ये पता है ना कि अगर कंपनी का एक्सपेंस फॉर द ईयर बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए और फिर बैलेंस शीट में उसके लिए एक प्रोविज़न भी क्रिएट करना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी होती है जी, एक्चुअली थर्ड पार्टी है। तो वो हमें वो रिपोर्ट देता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं ना, जो एक्चुअली को डेटा दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का या जो भी डेटा, वो ठीक है या नहीं है। बाकी हम एक्चुअली रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। मैं आता हूँ जी डायरेक्टली कहाँ पे, सैलरी एनालिटिकल पे, क्योंकि अगर मैं आपको वो जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो मैं आपको बताने लग गया तो बस फिर तो ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अच्छा जी, हम एनालिटिकल की बात कर लेते हैं। पहले आप समझ लीजिएगा मटेरियलिटी लेवल क्या है जी, 4 मिलियन है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, 2.8 मिलियन है। CTT लेवल है हमारा 9 लाख। इस 9 लाख से कम तो हम देखेंगे ही नहीं ना, इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आप समझ लें कि हम सैलरी का एनालिटिकल या किसी भी ऑडिट प्रोसीजर में एरिया में हम सैलरी एनालिटिकल या एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? हम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ड्रॉ कर रहे होते हैं और हम कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं वहाँ पे रिलाई कर रहे होते हैं। जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे एनालिटिकल लगाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सैलरी की आप इसको रिकॉन्सिलेशन भी कह सकते हैं और इस रिकॉन्सिलेशन में हमेशा स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं जो भी ऑडिट पे जाते हैं, जो मैंने देखा है। लेकिन अगर आप इस तरीका को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा लास्ट ईयर है उसके जो साइंड फाइनेंशियल है वहाँ से अपने सैलरीज एंड वेजेस की फ़िगर उठानी है। यहाँ पे आ गई, ये 15 मिलियन की अमाउंट आ गई। अभी यहाँ पे आपने जिन लोगों ने ज्वाइन किया ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने जितना महीने जितने दिन हमारे काम किए उनकी सैलरीज यहाँ पे आ जाएंगी, उनको हम ऐड कर देंगे। और जो रिज़ाइनीज़ हैं, रिज़ाइनीज़ ने इस साल में जितना काम नहीं किया, लाइक जितने दिन वो इस साल में नहीं रहे, उस इम्पैक्ट को हम लेस कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट लेंगे। अभी डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, 5%, 8%, 10%, तो हम वो इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट ले लेंगे। और जहाँ पे हमारे पास सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा ये वाली कैलकुलेशन के मुताबिक, F2 करेंगे ना तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस और यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा परसेंटेज वाइज, उसको हम देख लेंगे कि इमटेरियल है या नहीं है। अभी हमारे पास ये ज्वाइनीज़ की भी हमारे पास ये लिस्ट आ गई हुई है और ये रिज़ाइनीज़ का भी आ गया हुआ है डेटा। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर आपने खुद बनाने होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, पहले समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉयज़ के नेम आ रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, डिपार्टमेंट आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आप ये देख लें, हमारा साल कौन सा है, ऑडिट का ईयर जी हमारा ईयर एंड March 31, 2020। क्या मतलब हो गया, 1 अप्रैल 2019 से लेके ये 31 मार्च 2020 की बात हो रही है। तो क्या मतलब हो गया, ये जो इब्राहिम साहब हैं ये भी हमारे एरिया में फॉल करते हैं, हफ्ज़ा भी हमारे एरिया में फॉल करती है और अब्दुल्ला भी हमारे एरिया में फॉल करता है। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अभी इनकी सैलरीज भी हमें पता है, ये सैलरी हमने कहाँ से देख ली, ऑब्वियसली इनके एग्रीमेंट से देखी होंगी, सही है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ मंथ्स की बात करें कि ये इफ़ेक्टिव रहे हैं ड्यूरिंग दिस ईयर, इन्होंने काम किया है कंपनी में, तो वो कितने हैं, इज़ इक्वल टू ये जो डेट देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है 31 मार्च 2020, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब ये माइनस कर रहे हैं तो इसमें लास्ट डे को ऐड ज़रूर करना है। वो ऐड हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा, उसमें 31 मार्च वाला दिन कैलकुलेट नहीं होगा, +1 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये 332 दिन बन गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जी, ये 332 दिन बन गए। अभी इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप ऐसे करेंगे, क्योंकि हमने यही फॉर्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो एज 22, मतलब ये वाली जो डेट है इसको हम फिक्स कर लेते हैं कि ये नीचे की तरफ ना आए। F4 प्रेस कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट्स, और इसको डिवाइड कर दें 365 पे, 365, और इसको अभी नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या करना था, ये मंथ्स पे डिवाइड करना था, तभी हमारे पास ईयर्स आते ना। तो 30 पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं और ये ड्रैग डाउन, ठीक है जी। मतलब 11 मंथ्स
इस बंदे ने काम किया है, 9 महीने इस बंदे ने काम किया है, 1 महीना इस बंदे ने काम किया है। अभी इनकी एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी हम देख लेते हैं। ये मंथली सैलरी है जी इनकी, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला नंबर ऑफ मंथ्स, एंटर कर दें, ये हमारे पास ड्रैग आ गया और 2.3 मिलियन इसका रिज़ल्ट आ गया। लाइक जो इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर हमें ज्वाइन किया था उनका रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। अभी हम इसी तरह देख लेते हैं जिन लोगों ने रिज़ाइन किया उनका क्या सीन था। उनका भी वैसे ये एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ लिविंग आ रही है, मंथली सैलरी आ रही है। उसी तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये लास्ट डे माइनस ये डेट ऑफ लिविंग ये आ गया, इसमें हम +1 ऐड करेंगे कि डिफरेंस ना आए, उसमें लास्ट डे भी कवर हो रहा हो। ब्रैकेट लगाएं और ये जो एज 30 है इसको आप फिक्स कर लें F4 से डॉलर साइन लगा के, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 30, यहाँ पे ड्रैग कर लें इसे, इज इक्वल टू ये सैलरी मल्टीप्लाई बाय ये मंथ, ये यहाँ पे ड्रैग कर लें। अच्छा, ये हमारे पास इम्पैक्ट आ गया जिन्होंने हमें रिज़ाइन किया। और अगर उन्होंने 28 ऑफ फरवरी को वो बंदा जा रहा है तो इस डेट से लेके इस डेट तक कितने डिफरेंस आ रहा है, 1 महीने का आ रहा है और इसका भी ऑलमोस्ट 1 महीने का ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको करें ना, ये कॉमा साइन में, ये देखें, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अभी दोबारा हम रिकॉन्सिलेशन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे लिंक मैंने लगाया हुआ था। लिंक पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको क्लियर ही पता चलेगा कि ये यहाँ से आ रहा है। ये जो जॉइनर्स है ना, इम्पैक्ट ऑफ जॉइनर्स, ये यहाँ से आ रहा है और इम्पैक्ट ऑफ रिज़ाइनीज वो नीचे वाली कैलकुलेशन से आ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम इम्पैक्ट डालेंगे जी, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट का इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास अमाउंट आ रही है 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, जो हमारा ओपनिंग है उसकी हम परसेंटेज लेंगे कि पिछले साल का जो ओपनिंग था उसमें कितने परसेंट इंक्रीमेंट लग रहा है, 10%, तो ये आ गया जी इंक्रीमेंट। अभी इंक्रीमेंट की अमाउंट आ गई, पिछले साल का ओपनिंग आ गया, सॉरी पिछले साल का नहीं, इस साल का ओपनिंग आ गया, पिछले साल का तो ये क्लोजिंग था। इसमें इम्पैक्ट ऑफ जॉइनर्स, लीवर्स, ये आ गया 18.6 मिलियन हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है जी, और यहाँ पे अभी हम लिंक लगा लेंगे ट्रायल बैलेंस से, इज़ इक्वल टू, ये हम ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं जी और ये हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है, एंटर कर दें और हमारे पास डिफरेंस निकल आया कितना जी, 887,254, 4.54% का हमारे पास ये डिफरेंस निकल आया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम देखें तो हमारा ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को बिल्कुल हिट नहीं कर रहा, तो हम बिल्कुल इसको इग्नोर कर देंगे, ये हमारा इमटेरियल है। ये हमने एक सैलरी एनालिटिकल बनाया। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था, बताया था भला, डॉक्यूमेंट मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये होती है एक्चुअली बैंक एडवाइस। ठीक है, एमसीबी बैंक है, टू होम इट मे कंसर्न, अप्रैल 20 में ये एडवाइस दे रही है कि भाई ना, मैनेजमेंट दे रहा है बैंक को कि आप हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप मार्च में सैलरी पे कर दें। ये डिटेल आ गई है 1.488834 का जो है ना, आप उनको पे कर दें। ठीक है, तो अभी हम इनको यहाँ से देख लेते हैं। ये पेरोल रजिस्टर में हम बैठे हुए हैं और पेरोल रजिस्टर में आप देख रहे हैं नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं एम्प्लॉयज़ की। और यहाँ पे एंड पे अगर हम आके देखें तो ये 1.48 बनता है, जो कि सेम है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूँ कि ये तो हम सैलरी के एरिया को कवर कर रहे हैं ना, तो इसमें मैंने आपको एक छोटा सा एक बताया है कि एनालिटिकल हम किस तरह से लगाएंगे। ये सैलरीज़ के एरिया के ऊपर हमारा सैलरीज़ के एरिया और कंप्लीट जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हर हेड कवर किया जाएगा, किस तरह से बिल्कुल स्टार्ट से उसके वर्किंग प्रोसीजर बनेंगे, उसके हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, हमारे ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गए ईच एरिया के, वो सारा कुछ इसमें कवर हो रहा होगा। एक्चुअली डेटा, ये सैलरीज़ की बात हो रही है। तो अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें जिसमें कंप्लीट आप सीखना चाहें कि प्रैक्टिकली ऑडिट किस तरह से होता है, जो कि आपको वैल्यू ऐड कर सकता है, अगर आप किसी फर्म का पार्ट बनना चाहें, किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये यहाँ से तो मैंने सिर्फ आपको ये पॉइंट नंबर 7 बताया, ये वाला, कि आप सैलरी का एनालिटिकल कैसे लगाएंगे। बाकी सारे काम अभी करने वाले इसमें रहते हैं, इस पूरी वाली ये जो आप यहाँ पे ये सारा डेटा देख रहे हैं।
ठीक है, तो ख्याल कीजिएगा अपना। आपको डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।